Assalamualaikum students, my name is Haneen Fatma Kirmani and I am your biology teacher. Today we are going to start a topic that is factors affecting enzyme action. Before starting our topic, we should know what are enzymes. Enzymes are a substance produced by living organisms which act as a catalyst to bring about specific biochemical reaction. In other words, we call enzyme biocatalyst because enzymes speed up all the biological reactions occurring in our body. अब जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में अकर हो रहे हैं उनको स्पीड अप करने में एंजाइम्स जो हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर एंजाइम्स जो हैं वो हमारे बायोलॉजिकल रिएक्शंस को स्पीड अप ना कर सकें तो लाइफ जो है वो बिल्कुल भी पॉसिबल ना हो सके। अब एंजाइम्स जो है ये किस तरीके से करते हैं कि एंजाइम्स जो है दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। इनके अंदर जो है वो डिफरेंट जो है वो साइट्स मौजूद होती हैं जो इनको सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करती हैं, और जब वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होते हैं तो उसके बाद जो है वो सबस्ट्रेट को जल्दी से प्रोडक्ट्स में जो है वो चेंज कर देते हैं। जिस तरह आपकी स्क्रीन पर लैक्टोज जो है इट इज अ डाइसैकेराइड एंड इट इज अ सबस्ट्रेट, और लैक्टेज जो है ये एंजाइम है जो कि इसको लैक्टोज और ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर रहा है। क्योंकि अभी हमने बात की कि एंजाइम जो है दे आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर, और इनकी नेचर क्या है कि ये एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके उसको प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, तो इनकी स्पेसिसिटी जो है वो इनकी केमिस्ट्री और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आती है। और क्योंकि प्रोटीन है तो ये प्रोटीन जो है जिस एनवायरनमेंट में काम कर रही है उस एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीजें इस प्रोटीन के ऊपर अफेक्ट करती हैं उनको हम नाम देते हैं फैक्टर्स का। अगर इनमें से कोई भी फैक्टर इनकी केमिस्ट्री और कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दें तो वो फैक्टर्स जो हैं वो इसके कैटालिसिस को अफेक्ट कर सकते हैं। अब इनमें से फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इस बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल की एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं? एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर एंड पीएच। अब ये चारों फैक्टर्स जो है ये एंजाइम की एक्टिविटी को किसी भी तरह से अफेक्ट कर सकते हैं। अब हम इन चारों फैक्टर्स अलग अलग पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। बच्चों, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ एंजाइम प्रेजेंट एट स्पेसिफिक टाइम। सबस्ट्रेट बेशक जितना भी मौजूद हो मगर एंजाइम की प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एंजाइम नहीं होगा तो वो किसी भी तरीके से सबस्ट्रेट को चेंज नहीं कर पाएगा। अब अगर फर्ज करो कि हम जो हैं वो एंजाइम की अमाउंट बढ़ा दें, जो रिएक्शन अकर हो रहा है उसमें एंजाइम की अमाउंट बढ़ा दें तो उसकी वजह से रिएक्शन जो है वो डबल हो जाएगा, रिएक्शन रेट जो है वो बढ़ जाएगा। अब इसकी वजह क्या है, क्यों ये होता है? इसकी वजह यह है कि जिस तरह अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एक जो एंजाइम है वो ग्लोबुलर प्रोटीन है और उसके अंदर एक साइट मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं एक्टिव साइट, जो कि एंजाइम को हेल्प करती है सबस्ट्रेट से बाइंड करने में और उसको फिर प्रोडक्ट में चेंज करने में। अब ये जो एक्टिव साइट है इसके अंदर दो अलग साइट मौजूद होती है, बाइंडिंग साइट एंड कैटालिटिक साइट। तो सबस्ट्रेट जो है वो पहले बाइंडिंग साइट पे बाइंड करता है और उसके बाद कैटालिटिक साइट जो है उसको प्रोडक्ट्स में चेंज करती है। अब अगर हम एंजाइम्स जो हैं उनको बढ़ाते हैं तो मींस कि हम एक्टिव साइट्स को बढ़ा रहे हैं, और जब हम एक्टिव साइट्स को बढ़ा रहे हैं मींस कि हम ज्यादा सबस्ट्रेट्स को चांस दे रहे हैं कि वो उन एक्टिव साइट्स से बाइंड करें और उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो। इस वजह से जो है जो रिएक्शन रेट है वो इंक्रीज करता जाएगा। जैसे जैसे एक्टिव साइट्स जो है वो अवेलेबल होती जाएंगी सबस्ट्रेट्स के लिए वैसे वैसे जो है रिएक्शन जो है वो हमारा बढ़ता जाएगा, और बढ़ते हुए जो है फिर एक टाइम आएगा जब हमारे पास एक्टिव साइट्स जो है वो अवेलेबल नहीं रहेंगी, तब जाकर जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। इसको समझने के लिए आप जो है आपके सामने मैंने एक ग्राफ रखा हुआ है। ये ग्राफ अगर आप देखें तो हमने इसके एक्स एक्सिस पे एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन रखी है और वाई एक्सिस पे जो है हमने रेट ऑफ रिएक्शन रखा है। तो एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन
जैसे जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे ज्यादा एक्टिव साइट्स जो हैं वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को मिलती जा रही हैं, और जैसे जैसे ज्यादा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक्टिव साइट से बाइंड होते जा रहे हैं, तो वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप रेड लाइन को फॉलो करें तो उसमें आपको ये देखें कि रेड लाइन को जैसे जैसे आप फॉलो करते जाएंगे तो ये रेड लाइन जो है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है, बिकॉज जैसे हमने एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई, एक्टिव साइट्स ज्यादा अवेलेबल हुई, ज्यादा सबस्ट्रेट्स ने एक्टिव साइट्स को ऑक्यूपाई किया, और ज्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो चेंज होना शुरू हो गई। अब बेटा हम आते हैं अपने सेकंड फैक्टर की तरफ, दैट इज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। अब बेटा हमने अभी एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन की बात की कि जब रिएक्शन स्टार्ट होना है तो उधर एंजाइम का होना बहुत जरूरी है। अब जिस तरह एंजाइम अगर मौजूद हो और सबस्ट्रेट ना मौजूद हो तो उसकी वजह से जो है रिएक्शन रेट नहीं चलेगा, मगर अगर लो कॉन्सेंट्रेशन में सबस्ट्रेट मौजूद है तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अवेलेबल सबस्ट्रेट के साथ, क्योंकि जो अवेलेबल सबस्ट्रेट है वो अवेलेबल एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर जाएगा और जल्दी से जो है प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन जो है वो मिलेगी। मगर अगर हम एक ये कंडीशन लगा दें कि हम अपने एंजाइम्स को कांस्टेंट रखें और अपने सबस्ट्रेट्स को बढ़ा दें, मींस कि सबस्ट्रेट्स की कंसंट्रेशन हम बढ़ा दें, एंजाइम्स की कंसंट्रेशन हम कांस्टेंट रखें। इसको मैं इस तरीके से अगर आपको एग्जांपल दूं कि अगर हम 50 एंजाइम्स ले लें, मींस कि हमारे पास 50 एंजाइम्स हैं, 50 एक्टिव साइट्स हैं, मगर हम सबस्ट्रेट्स जो हैं वो 100 ले लें, तो उस वक्त हमारे रिएक्शन रेट पे क्या असर पड़ेगा? तो बेटा एक्टिव साइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिएक्शन। अब जब एक्टिव साइट्स जो है वो 50 है और सबस्ट्रेट्स हमारे पास 100 है, तो क्या होगा कि जब जैसे ही वो 50 एक्टिव साइट्स जो है वो ऑक्यूपाई हो जाएंगी तो हमारे पास रिएक्शन रेट एकदम से बढ़ेगा, क्योंकि अवेलेबल एक्टिव साइट्स जो थी वो मौजूद थी, जितने सबस्ट्रेट्स उस पे जो था वो उसको बाइंड कर सके उन्होंने उसको बाइंड किया और जल्दी से रिएक्शन रेट जो है वो बढ़ गया। मगर जब सारे एक्टिव साइट्स जो हैं वो ऑक्यूपाई हो जाएंगी तो एक पॉइंट आएगा जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, मींस कि उस पॉइंट पे आकर हमारे पास कोई एक्टिव साइट जो है वो एम्प्टी अवेलेबल नहीं होगी जो कि फर्दर सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर सके। उससे आगे जो है अगर हम 50 और सबस्ट्रेट डाल दें तो उस पे हमारे रिएक्शन रेट पे उसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास कोई एम्प्टी एक्टिव साइट बचेगी ही नहीं कि वो सबस्ट्रेट के साथ जो है वो बाइंड करे। इसको एक और एग्जांपल से समझाती हूँ कि जिस तरह आप क्लासरूम के अंदर एंटर हुए, आपके पास 10 चेयर्स हैं और आप लोग 15 स्टूडेंट्स हैं। जो स्टूडेंट्स भाग के पहले उन 10 चेयर्स पे बैठ जाएंगे वो ऑक्यूपाई कर लेंगे उन 10 चेयर्स को। उसके बाद जो 5 स्टूडेंट्स रहे उनके लिए हमें एक्स्ट्रा चेयर्स अवेलेबल करनी पड़ेगी, और अगर हम 5 और स्टूडेंट्स को बुला लेंगे तो हमारे पास जो है वो क्लासरूम में कोई जगह नहीं होगी उनको बिठाने के लिए, क्योंकि हमारी सारी चेयर्स जो हैं वो ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुकी है। तो जब सारी चेयर्स ऑक्यूपाई हो चुकी तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। अब इसी चीज को मैं आपको ग्राफिकली जो है वो रिप्रेजेंट करके दिखाती हूँ कि हमारे पास जो है सामने ग्राफ जो है उस पे एक्स एक्सिस पे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है, वाई एक्सिस पे रेट ऑफ रिएक्शन है। अब अगर आप ये देखें, जब हमारे पास सारी एक्टिव साइट्स मौजूद थी, हमारे पास कोई भी एक्टिव साइट जो थी जब ऑक्यूपाइड नहीं थी, तो हमने जैसे ही सबस्ट्रेट को डाला अपने जो था एंजाइम्स के साथ, तो हमारे पास एकदम से रिएक्शन रेट जो था वो हमें तेजी से बढ़ता हुआ नजर आया। मगर एक पॉइंट ऐसा आया कि उसके बाद हमें रिएक्शन रेट जो है वो कांस्टेंट नजर आ रहा है, बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहा। तो वो पॉइंट क्या था कि जब ये जो एक्स मार्क लगा हुआ है इस पॉइंट पे आकर सारी एक्टिव साइट्स जो थी वो ऑक्यूपाई हो चुकी थी, इसके बाद
हम जितने भी सबस्ट्रेट्स डाल रहे थे उस वक्त जो था उसके बाद रिएक्शन रेट पे कोई असर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि कोई भी एक्टिव साइट जो थी वो अवेलेबल नहीं थी कि वो आगे रिएक्शन को चला सके। अब हम आते हैं अपने थर्ड फैक्टर की तरफ, दैट इज टेम्परेचर। बेटा टेम्परेचर क्या है और क्यों जरूरी है? हमारे एंजाइम्स जो हैं वो रिएक्शन को स्पीड अप तो कर रहे होते हैं, मगर टेम्परेचर जो है वो हीट की शक्ल में फैसिलिटेट करता है उस रिएक्शन को और स्पीड अप करने। अगर एक रिएक्शन जो है वो एक पर्टिकुलर स्पीड पे चल रहा है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, अगर हम उसका टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो उसमें जो है वो और ज्यादा तेजी से रिएक्शन शुरू हो जाएगा। जैसे फर्ज करें कि अगर आप पानी बॉयल होने के लिए रखते हैं, तो अगर हम लो टेम्परेचर पे रखें तो हमें जो है थोड़े से बबल्स बनते हुए नजर आना शुरू होंगे, मगर जैसे ही हम अपने ओवन को जो है उसका टेम्परेचर जो है वो और ज्यादा तेज करते हैं तो एकदम से बबल्स बनने की जो स्पीड है वो तेज हो जाएगी। वो तेज क्यों होती है? क्योंकि हीट जो है वो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है वाटर के मॉलिक्यूल्स को, जिसकी वजह से वो और ज्यादा स्पीड अप हो जाते हैं। इसी तरीके से हीट जो है वो एंजाइम्स को हेल्प आउट करती है विद काइनेटिक एनर्जी, कि जिससे जो है एंजाइम्स का रिएक्शन और बढ़ना शुरू। मगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक जो है वो एंजाइम्स का रिएक्शन बढ़ेगा और उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। जिस तरह अगर हम ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ने दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं वो फुली फंक्शनल करेंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक। प्रॉपरली जो है मैक्सिमम उनका फंक्शन जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा। इसको थोड़ा सा आपको समझाती हूँ विद ग्राफ। अगर आप अपने स्क्रीन पे देखें तो आपकी स्क्रीन पर हमारे पास एक्स एक्सिस पे जो है वो टेम्परेचर मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ सेंटीग्रेड्स, और वाई एक्सिस पे जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन मौजूद है। अब ये देखिए कि जब हमने एंजाइम्स को अपने सबस्ट्रेट्स के साथ एक जो है वो बीकर में डाल दिया, मगर जो है जैसे जैसे टेम्परेचर हम हाई करते गए वैसे वैसे जो है वो हमें रिएक्शन रेट भी जो है वो हाई होता हुआ नजर आया। ये अगर रेड लाइन को अगर आप फॉलो करें तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जैसा हमने 10 डिग्री बढ़ाया तो हमें थोड़ा सा रिएक्शन रेट फास्ट नजर आया, उसके बाद हमने 10 डिग्री बढ़ाया तो हमें और रिएक्शन रेट फास्ट नजर आया, टिल 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, जैसा अभी मैंने बताया कि ह्यूमन बॉडी के लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो हमें मैक्सिमम पीक जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे नजर आ रही है, मींस कि मैक्सिमम एक्टिविटी जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। मगर उसके बाद जैसे ही हमने और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाया और हम मूव करते हैं टुवर्ड्स 60, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे एंजाइम एक्टिविटी जो है वो कम होती जा रही है, क्योंकि एंजाइम्स जो हैं विद जैसे ही उनके ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होता है उनकी डीनेचुरेशन शुरू हो जाती है, उनकी जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो ब्रेकअप होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी एक्टिविटी जो है वो रैपिडली फॉल करना शुरू हो जाती है। अब इसकी वजह मैं बताती हूँ। इसकी वजह क्या है कि हीट जो है वो हमें एक्टिवेशन एनर्जी तो प्रोवाइड करती है जो केमिकल रिएक्शंस को एक्सेलरेट करते हैं एट हाई टेम्परेचर, बट हीट इसके साथ साथ काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स को भी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स जो हैं उनमें एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो आपस में टकराना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे हीट एनर्जी ज्यादा बढ़ती जाती है वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स का कोलिजन भी जो है वो ज्यादा बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स का कोलिजन ज्यादा बढ़ता जाता है वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो वाइब्रेशन पैदा होना शुरू हो जाती है। अब ये जो वाइब्रेशंस हैं प्रोटीन्स का जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है उसको जो है वो डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से जैसे ही ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटीन्स का डिस्ट्रॉय होता है वैसे ही एंजाइम्स जो है वो डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं। अभी जिस तरह मैंने आपको ग्राफ में दिखाया कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे ही आगे मूव करना शुरू हुए तो उनका ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर जो था वो डीनेचर होना शुरू हो गया, और जैसे ही 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचे तब तक जो था उनका ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर जो था वो टोटली डीनेचर हो चुका था, जिसकी वजह से एंजाइम्स की एक्टिविटी जो थी वो टोटली खत्म हो चुकी थी। अब हमारी बॉडी में इस हाई टेम्परेचर का भी एक फायदा मौजूद है।
अगर फर्ज करो कि हमारी बॉडी में कोई पैथोजन या कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंटर हो जाता है, तो हमारी बॉडी जो है उसको उसके साथ रिएक्ट किस तरीके से करती है कि हमें बुखार होना शुरू हो जाता है। अब बुखार क्या है कि बुखार की वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो हाई होना शुरू हो जाता है, जो कि उन बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी पैथोजन उसके जो प्रोटीन्स हैं, उसकी जो प्रोटीन्स वाले एंजाइम्स हैं, उनको वो डीनेचर कर देता है, जिसकी वजह से ये जो पैथोजेंस हैं ये हमारी बॉडी के अंदर जो है फिर ज़्यादा देर नहीं रह सकते, क्योंकि पैथोजेंस जो है उनके एंजाइम्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि उनको जो है उनको मल्टीप्लाई करने में हेल्प आउट करते हैं। जब उनके एंजाइम्स ही डीनेचर हो जाते हैं तो उनकी मल्टीप्लिकेशन रुक जाती है। अब बेटा हम आते हैं अपने फोर्थ जो टाइप है जिसको हम कहते हैं पीएच वैल्यू, या फोर्थ फैक्टर जो है जिसको हम कहते हैं पीएच वैल्यू। अब पीएच वैल्यू क्या है? इट इज द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब एंजाइम्स के लिए पीएच वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। एंजाइम्स बहुत नैरो रेंज ऑफ पीएच में जो है इफेक्टिवली काम करते हैं, जिसको हम नाम देते हैं ऑप्टिमम पीएच का। अब यह ऑप्टिमम पीएच जरूरी क्यों होती है बेटा? क्योंकि जो पीएच है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आयोनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स ऑफ एक्टिव साइट विद द अमाइनो एसिड्स ऑफ द सबस्ट्रेट। अब एक्टिव साइट्स जो है, जैसा मैंने बताया कि एक्टिव साइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट। अब एंजाइम्स में जो एक्टिव साइट्स है उसमें मैंने आपको बताया था दो साइट्स होती हैं, बाइंडिंग साइट एंड कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट जो है वो सबस्ट्रेट को बाइंड तो कर लेगी, मगर कैटालिटिक साइट जो है उधर जब तक आयोनाइजेशन नहीं होगी तब तक जो है वो प्रॉपरली जो है वर्किंग नहीं हो सकेगी। अब वो जो कैटालिटिक साइट की जो आयोनाइजेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट, और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पीएच वैल्यू। जो जब तक कैटालिटिक साइट को प्रॉपर पीएच वैल्यू नहीं मिलती तब तक जो है वो आयनाइजेशन नहीं कर पाती सबस्ट्रेट के साथ, और जब तक वो आयनाइजेशन नहीं हो पाती तब तक जो है वो एंजाइम सही से अपनी एक्टिविटी नहीं प्रोड्यूस कर सकता। अगर ये कंडीशन हो कि आयनाइजेशन नहीं होती और एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो अकर नहीं होती, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं कि या तो एंजाइम एक्टिविटी रिटार्ड हो गई है या ब्लॉक। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है तीन डिफरेंट जो है वो मैंने आपके सामने तीन डिफरेंट इंपॉर्टेंट एंजाइम्स लिखे हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि एक्स एक्सिस पे हमने लिया पीएच, वाई एक्सिस पे हमने लिया रिलेटिव रिएक्शन रेट। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पेप्सिन को। बेटा पेप्सिन जो है वो प्रोड्यूस होता है हमारे स्टमक पे इन द फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजिन। अब पेप्सिनोजिन को एक्टिवेट करने के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट बहुत जरूरी। जब तक पीएच जो है 2 नहीं होती तब तक जो है पेप्सिनोजिन जो है वो पेप्सिन में एक्टिवेट नहीं होता, और जब तक पेप्सिन जो है वो एक्टिवेट नहीं होता तब तक हमारे जो स्टमक में प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं वो डाइजेस्ट नहीं होते। तो पेप्सिन की एक्टिवेशन के लिए 2pH जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर 2pH ना हो तो पेप्सिन जो है वो एक्टिवेट नहीं होता, और अगर पेप्सिन एक्टिवेट नहीं होता तो प्रोटीन्स की डाइजेशन जो है वो नहीं होती, प्रोटीन्स प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होते। तो इसलिए जो है कहा जाता है कि पेप्सिन की जो ऑप्टिमम पीएच है दैट इज 2, और जब तक ये 2pH जो है वो मौजूद नहीं होती तब तक पेप्सिन जो है वो एक्टिवेट नहीं होता। और अगर पेप्सिन एक्टिवेट नहीं होता तो क्या नहीं होगा? हमारे स्टमक में प्रोटीन्स की डाइजेशन नहीं होगी। इसलिए हमारे स्टमक में जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन होती है। जो कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हमारे स्टमक में पहले ही एसिडिक एनवायरनमेंट बना देता है, जिसकी वजह से पेप्सिन जो है वो एक्टिवेट हो सके। हमारे पास दूसरा जो एंजाइम है दैट इज स्लाइवरी अमाइलेज। स्लाइवरी अमाइलेज जो है वो हमारे माउथ में प्रोड्यूस होता है। स्लाइवरी मींस स्लाइवा ग्लैंड से। अमाइलेज जो है इसका काम क्या है कि ये जो बड़े स्टार्च के मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे फूड बाइट के अंदर, उनको जो है वो स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज करता है। मीन्स कि जो फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन जो हमारे माउथ में स्टार्ट होता है वो अमाइलेज स्टार्ट करता है।
अब अमाइलेज जो है वो ऑलमोस्ट 6.8 to 7 के दरमियान की जो पीएच है उसमें काम करता है। अब हमारे माउथ में जो सलाइवा प्रोड्यूस होते हैं वो पीएच जो है वो उसको मेंटेन करते हैं कि 6.8 की जो पीएच है उसको हमारे माउथ के अंदर मेंटेन रखते हैं, जो कि ऑलमोस्ट न्यूट्रल पीएच है। और ये जो पीएच है ये सलाइवरी अमाइलेज की वर्किंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे माउथ में जरा सा भी ये पीएच चेंज हो जाए तो सलाइवरी अमाइलेज जो फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन है उसको नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे माउथ में ही जो था वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं, वो नहीं हो पाते, जिसकी वजह से डाइजेशन जो है वो इनकम्प्लीट रह जाती है। थर्ड जो एंजाइम हमारे पास है दैट इज आर्जिनेज। आर्जिनेज जो है वो लिवर में प्रोड्यूस होता है और आर्जिनेज का काम जो है वो सलाइवरी अमाइलेज और पेप्सिन से थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको पता है कि हमारी बॉडी में जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट भी मौजूद होता है। अब ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो हमारी बॉडी से यूरिन की सूरत में एक्सक्रीट आउट होता है, जिसमें यूरिन में एक कंपोनेंट मौजूद होता है दैट इज यूरिया। हमारी बॉडी में उस यूरिया की प्रोडक्शन के लिए यूरिया साइकिल चलता है और इस यूरिया साइकिल का बड़ा इंपॉर्टेंट जो एंजाइम है वो आर्जिनेज है। ये आर्जिनेज जो है ये ऑलमोस्ट 9.5 to 10 के दरमियान की जो पीएच है उसके दरमियान जो है ये प्रॉपर्ली वर्क करता है और ये पीएच जो है वो लिवर के अंदर मेंटेन रखती है। मींस कि बेसिक पीएच जो है वो लिवर के अंदर जो है वो मेंटेन होती है, जिसकी वजह से आर्जिनेज जो है वो प्रॉपर्ली यूरिया की सिंथेसिस कर पाता है, जो कि यूरिया जो है वो फिर हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। अब बेटा ये तीनों मैंने आपको एंजाइम्स जो है वो क्लियरली डिस्क्राइब किए, इनकी पीएचएस जो है वो मैंने क्लियरली डिस्क्राइब किए। अगर फर्ज करें कि कोई बहुत ज्यादा एक्सट्रीम चेंज आ जाता है पीएच, जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि पेप्सिन जो है वो एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करता है और उसको अगर बेसिक एनवायरनमेंट मिल जाए, और आर्जिनेज जो है वो बेसिक एनवायरनमेंट में काम करता है और अगर उसको एसिडिक एनवायरनमेंट मिल जाए, एक्सट्रीम चेंजेस आ जाती हैं पीएच में, तो फिर क्या होता है, तब जो है जो एक्टिव साइट है वो टोटली जो है उसके अंदर आयोनाइजेशन जो है यानी कैटालिटिक साइट की जो आयोनाइजेशन होनी होती है वो टोटली जो है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि पूरा का पूरा जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है एंजाइम का वो चेंज हो जाता है और उस चेंज होने की वजह से एंजाइम जो है वो डी नेचर हो जाता है। मींस कि हम ये कह सकते हैं कि डी नेचरेशन ऑफ एंजाइम हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो एंजाइम फिर दोबारा कभी भी जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाता। ये अक्सर ये होता है कि जब हमारी बॉडी में एक्सट्रीम चेंजेस आती हैं, ये किसी बीमारी की वजह से जो है वो बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, तो फिर पीएच वैल्यू में चेंज आती है, जिसकी वजह से एंजाइम जो है वो फिर दोबारा से काम नहीं कर पाता। अब बेटा पूरा का पूरा जो लेक्चर है इसको हम रिकैप करते हैं। इसमें सबसे पहले हमने एंजाइम देखे, एंजाइम्स क्या होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी बॉडी में, उनमें जो है वो किस तरीके से काम करते हैं। फिर हमने देखा कि फैक्टर्स कौन कौन से एंजाइम्स को अफेक्ट करते हैं, इनमें एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर और पीएच वैल्यू जो थे, ये चार अहम फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम की वर्किंग को जो है वो अफेक्ट करते हैं और एंजाइम्स की जो है एक्टिविटी को जो है वो अफेक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले अगर एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो किसी भी रिएक्शन को, एंजाइमेटिक रिएक्शन को अगर करने के लिए एंजाइम का होना बहुत ज़रूरी है। जब एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो एक्टिविटी जो है वो डबल हो जाती है, एंजाइम एक्टिविटी जो है डबल हो जाती है, रिएक्शन रेट डबल हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा सबस्ट्रेट्स जो है वो ज़्यादा जो है वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में। उसके बाद हमने देखा कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन अगर जो है हम एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखें, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दें तो सैचुरेशन हो जाती है और सैचुरेशन होने की वजह से हमारा रिएक्शन रेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है या बिल्कुल कॉन्स्टेंट हो जाता है। फिर हमने टेम्परेचर की बात की, टेम्परेचर किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर से अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या अफेक्ट होता है, किस तरीके से डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम हो जाती है और एंजाइम जो है उनका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर हमने पीएच वैल्यू की बात की, पीएच वैल्यू क्या होती है, एंजाइम्स डिफरेंट, हमने एंजाइम्स की पीएच वैल्यू पढ़ी, जिसमें पेप्सिन की 2 है, सलाइवरी अमाइलेज की 6.8 है, उसके साथ साथ आर्जिनेज
ऑक्सीजनेस की जो है वो 9.5 है। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट एंजाइम्स की पीएच वैल्यूज पढ़ी और उसके बाद हमने ये भी देखा कि इन पीएच वैल्यूज से अगर हट जाए तो क्या होता है, अगर इन पीएच वैल्यूज का क्या इफेक्ट होता है, और अगर ये पीएच वैल्यूज डिस्टर्ब हो जाए तो उसके बाद एंजाइम्स पे क्या इफेक्ट होता है वो भी हमने देखा। डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम हमने पढ़ी ड्यू टू पीएच वैल्यू। आई होप आपको आज का जो है टॉपिक अच्छा लगा होगा, आपको आज का टॉपिक सही से समझ आ गया होगा। बेटा थैंक यू।